हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमें लेक्चर में करना है। एंड बगैर इधर उधर की बातें करते हुए सीधा हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन रीड करना ही पड़ेगा हमेशा की तरह। तो ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अगेन शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस इंफॉर्मेशन दी हुई है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन दे दिया। एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स है, अदर करंट एसेट्स हो गए। बहुत ही सिंपल, मतलब देखो ये कितना छोटा बैलेंस शीट है, बस इतना सा बैलेंस शीट है ये। तो सर इसमें इतना सा बैलेंस शीट क्यों है? क्योंकि इसमें आपको बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन चेक नहीं कर रहा है। इसमें जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये जो 4 अलग अलग क्राइटेरिया है वो ये टेस्ट कर रहा है कि इसके बेसिस पे आपको शेयर की वैल्यू निकालने आता है कि नहीं आता है। तो करके ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो नोट देख लेंगे इसमें। नॉर्मली यदि इस तरीके का क्वेश्चन है तो प्रेफरेंस शेयर का डिटेल तो रहेगा ही। बगैर प्रेफरेंस शेयर का वो क्वेश्चन क्यों बनाया, इसका कोई वैलिडिटी नहीं रह जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन का क्राइटेरिया ही, जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है ना, वो इसके बेसिस पे होता है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर रहना जरूरी है, दोनों के दोनों शेयर रहना जरूरी है। उसके बाद आप देखोगे तो रिजर्वेशन सरप्लस है, तो ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन वैसे भी हमारे काम का नहीं रहता है, आपको मालूम है। 5% डिवेंचर दे दिया, करंट लाइबिलिटी है, सन्ड्री एसेट्स उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस हो गया, और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है अदर करंट एसेट में, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा एज फार एज आवर क्वेश्चन एंड आंसर इज कंसर्न। एज फार एज आंसर इज कंसर्न मोर एक्यूरेटली, इसमें इनका कहना है कि अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज फॉर 1 ईयर। मतलब आपने डिवेंचर का 1 साल का ब्याज अभी दिया नहीं है, तो नहीं दिया है तो लाइबिलिटी है हमारी, उसकी अकाउंटिंग हम करेंगे। और जब हम नेट एसेट की कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो अमाउंट है वो हमें क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा, अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का अमाउंट। और वैसे ही वो बोल रहा है कि अनपेड डिविडेंड है ऑन प्रेफरेंस शेयर फॉर 2 ईयर्स। अनपेड डिविडेंड है 2 ईयर्स का, और अनपेड डिवेंचर का सॉरी अनपेड इंटरेस्ट है डिवेंचर के ऊपर, वो कितने दिन का है, 1 साल का है वो, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर की भी वैल्यू निकालनी है और इक्विटी शेयर की भी वैल्यू निकालनी है। जब शेयर लिखा तो आपको इक्विटी शेयर की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन में, और प्रेफरेंस शेयर की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन यदि उन्होंने सिर्फ इक्विटी शेयर लिखा तो फिर आप इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन निकालो। सिर्फ शेयर लिखा लेकिन कैपिटल में इक्विटी शेयर ही है, प्रेफरेंस शेयर दिया ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप किसका वैल्यू निकालोगे, इक्विटी शेयर का निकालोगे। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए कंडीशन के हिसाब से हमें वैल्यू निकालना है। तो कंडीशन क्या क्या दे दिया है देख लो, कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब उनको पहले पैसा मिलेगा, प्रायोरिटी है। ये चारों सिनेरियो करने के बाद आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि क्यों ये इतना रेलेवेंट रखता है प्रायोरिटी रहना कि नहीं रहना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल भी उनका पहले पेमेंट होना चाहिए। यदि कंपनी बंद होती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल हमें देना पड़ेगा, बाहर वालों का पैसा चुकाने के बाद इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा लौटाया जाएगा। और अरियर्स ऑफ डिविडेंड, हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी देना है और डिविडेंड भी देना है उनको, प्रायोरिटी दोनों का है। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सेकेंड कंडीशन में ये बोल रहा है कि हैव नो प्रायोरिटी, कोई प्रायोरिटी नहीं है, मतलब उसको कैपिटल भी नहीं देंगे हम और डिविडेंड भी नहीं देंगे, प्रायोरिटी नहीं है, देंगे पर इस केस में यहां हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देना होता है, जहां पे प्रायोरिटी नहीं है। प्रोपोर्शनेट ऑफ शेयर कैपिटल हम देखेंगे अभी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली, प्रायोरिटी तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के लिए है। प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, कैपिटल के लिए है। तो ऐसे केसेस में भी हमें चेक करना है कि क्या करना होता है, मतलब डिविडेंड की प्रायोरिटी उसको नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रायोरिटी एज टू पेमेंट ऑफ अर्नियर्स
डिविडेंड ओनली, पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ डिविडेंड ओनली। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने की प्रायोरिटी है, मतलब कंपनी को डिविडेंड का तो पहले पैसा देना पड़ेगा, लेकिन कैपिटल में प्रायोरिटी नहीं है। तो अगेन वो कैपिटल की जो प्रायोरिटी है उसके लिए प्रोपोर्शनेट बेसिस अपनाना पड़ेगा। तो सर ये बात तो कर रहे हो पर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बातें करने से नहीं समझेगा, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चारों कंडीशन के हिसाब से हमें सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व क्या करना है, पहले तो नेट एसेट निकालना है, और नेट एसेट को प्रेफरेंस शेयर वाले को भी पैसे बांटना है हमें, और इक्विटी शेयर वाले को भी कितना पैसे रहेगा वो बांटना, मतलब देते नहीं है, सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअल में बांटा नहीं जाता है, वैल्यूएशन करना मतलब वैल्यू निकालने का तरीका है वो। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में नेट एसेट निकाल लेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट्स जो दोनों शेयर होल्डर को अवेलेबल रहेगा, इक्विटी को भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी अवेलेबल रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। नेट एसेट के लिए आपको एसेट देखना है क्या क्या है। तो भाई एसेट ये सन्ड्री एसेट है, और कोई एसेट नहीं है, करंट एसेट है ही नहीं, सिर्फ 2,90,000 ही एसेट लेना है, दूसरा कोई एसेट है ही नहीं। कितना आसान बात हो गया। तो आप यहाँ लिख देंगे एसेट्स, और एसेट्स में एक ही एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स 2,90,000। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी इसमें से माइनस करना है। तो ये दोनों लाइबिलिटी है, देखो डिवेंचर भी है और करंट लाइबिलिटी है। तो करंट लाइबिलिटी 88,500 हो गया, और डिवेंचर हो गया 30,000। करंट लाइबिलिटीज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, करंट लाइबिलिटी दिया है 88,500। उसके बाद 5% डिवेंचर्स भी है जो माइनस करना है हमें, इसकी वैल्यू है 30,000। और इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर वो भी हमने अभी तक पे नहीं किया था, उसकी भी हमें लेनी है एंट्री। देखो 30,000 का डिवेंचर है, उसके ऊपर हम 5% कैलकुलेट करेंगे, पूरा साल भर तक वो कैलकुलेशन करना है। साल भर का था तो कैलकुलेट कर लो, 30,000 का 5% कितना होगा, 1,500। तो ये थोड़ा बाहर लिख देते बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। इसमें से इसका टोटल माइनस करना है हमें, 88,500 हो गया, 30,000 हो गया, और 1,500 हो गया। ये वैल्यू कितना हो गया, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, ये दोनों के लिए अवेलेबल हो गया 1,70,000। ठीक है, ये एक हमने निकाल ली है। अब हमें चारों सिनेरियो में प्रेफरेंस शेयर का एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई वो निकालना है, और इक्विटी शेयर का एक वैल्यू का शेयर कितना हुआ वो निकालना है। चारों सिनेरियो में हम एक एक सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रायोरिटी बोथ हैज टू पेमेंट ऑफ कैपिटल और ईयर्स ऑफ डिविडेंड। तो ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है, तो हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या है, प्रायोरिटी है एज टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड, दोनों को अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऐसा लिखो।
अर्लियर्स ऑफ डिविडेंड, ये दोनों के लिए प्रायोरिटी है उसको। ये कंडीशन में हमें वैल्यू निकालनी है शेयर की। तो ये कंडीशन में क्या वैल्यू निकलेगी? तो पहले तो अगेन नेट एसेट्स जो अवेलेबल है वो कितना आया, 1,70,000 आया। और अब क्या बोल रहा है कि प्रायोरिटी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड को। मतलब इसका होता है कि सबसे पहले में इसमें से प्रेफरेंस शेयर को पैसा जाएगा और अर्लियर्स ऑफ डिविडेंड जाएगा। तो इसमें से लेस हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना? क्वेश्चन में देख लो भाई, 50,000 है। 50,000 प्रेफरेंस शेयर है, 1,000 नंबर ऑफ शेयर है और 3,000 इक्विटी शेयर है 1.5 लाख का। एक तरफ लिख के रख लूं, देखो इक्विटी शेयर कितना है, 1.5 लाख रुपीज है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 50,000 है। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर भी है ना 3,000 और 1,000। तो ये 1,000 शेयर है और इक्विटी शेयर 3,000 है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया आपका 50,000, वो माइनस हो जाएगा और इसमें से जो डिविडेंड का अरियर है वो भी माइनस हो जाएगा, अरियर्स ऑफ डिविडेंड। अरियर्स ऑफ डिविडेंड जो है वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो डिविडेंड कितना रहेगा? तो देखो डिविडेंड का जो रेट दिया हुआ है वो है 6%। 6% डिविडेंड रहेगा 50,000 का। तो 50,000 का 6% निकालोगे तो 3,000 का। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ये लिखा है कि हमने 2 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है, 2 ईयर्स। तो मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल डिविडेंड जो पेंडिंग रहेगा वो रहेगा 50,000 का 6% तो निकालेंगे ही, लेकिन ये 2 साल का, तो ये हो गया 6,000 रुपये। ये दोनों माइनस करना पड़ेगा। तो ये 1,70,000 माइनस 50,000 माइनस 6,000, तो ये रहेगा 1,14,000। ठीक है, 1,14,000 रुपये रहेगा। तो ये अब जो अमाउंट आया इसमें देखो प्रेफरेंस शेयर को भी पैसा चला गया और डिविडेंड का भी पैसा चला गया। अब जो अमाउंट आएगा वो आ गया नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये क्या हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो वैल्यू कैसे निकलेगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कैसे निकलेगी? प्रेफरेंस शेयर को क्या क्या जा रहा है यहाँ पे, 50,000 ये गया प्लस 6,000 डिविडेंड जाएगा और नंबर ऑफ शेयर कितना निकाले हमने, 1,000। ये कितना हो गया, 56,000 डिवाइडेड बाय 1,000, ये आ गया ₹56। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू 56 रुपये हो गया। वैसे यहाँ पे आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ये वाला वैल्यू लेंगे, बराबर है। इक्विटी शेयर होल्डर को 1,14,000 रुपये बचेगा। 1,14,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना है, 3,000 है। तो कितना हो गया देख लो, 1,14,000 डिवाइडेड बाय 3,000, ये आ रहा है ₹38। ठीक है, इक्विटी शेयर की वैल्यू 38 रुपया है और प्रेफरेंस शेयर का 56 रुपया। किस केस में, प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहले पैसा दे दिया जाएगा। ये हम अज्यूम करके ऐसा वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। उसके बाद हम सेकेंड कंडीशन जो अपना बी वाला कंडीशन है उसके हिसाब से यदि हम बात करें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है नो प्रायोरिटी, उनको कोई प्रायोरिटी वगैरह नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये ध्यान दो, नो प्रायोरिटी एज टू पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड
अरियर्स ऑफ डिविडेंड, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, हम पेमेंट प्रायोरिटी में नहीं करेंगे। तो अगेन नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के लिए कितना है, 1,70,000। ये वैल्यू चेंज नहीं होगा बार बार, ये उतना ही रहेगा। अब ऐसे केस में जहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं है वहाँ पे आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस का यूज करना पड़ता है, यूज प्रोपोर्शनेट बेसिस। और ये प्रोपोर्शन कौन सा लेना, ये कैपिटल का प्रोपोर्शन लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये दो पार्ट में बट जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए और एक रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ध्यान देना, अब 1,70,000 रुपये देना है, 1,70,000 हमारा नेट एसेट है। रेशियो क्या यूज करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कितना रुपये का था हमने निकाले, 50,000, और इक्विटी शेयर कितने का है, 1,50,000 का है। तो प्रेफरेंस शेयर आपको जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू वो कितना है, 50,000 है, और इसकी बुक वैल्यू कितनी है, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 1,50,000। तो रेशियो क्या हो गया, देयरफॉर रेशियो जो यूज होगा वो रेशियो कितना हो गया, 50,000 इज टू 1,50,000। ये रेशियो में बांटना पड़ेगा, ये रेशियो में, तो रेशियो हम लिख सकते हैं 1:3 का रेशियो है। 50,000 से डिवाइड करोगे तो 1, 50,000 से उसको डिवाइड करोगे तो 3। तो 1:3 का रेशियो यूज करना है, मतलब प्रेफरेंस शेयर को एक हिस्सा जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर को 3 हिस्सा जाएगा। और डिविडेंड की तो प्रायोरिटी ही नहीं है, डिविडेंड के लिए तो प्रायोरिटी नहीं है, तो डिविडेंड तो देना ही नहीं है, डिविडेंड की प्रायोरिटी नहीं है। सिर्फ कैपिटल देंगे भाई, सिर्फ क्या देंगे, कैपिटल देंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है कि डिविडेंड देना ही नहीं, जब तक प्रायोरिटी नहीं है ना तब तक डिविडेंड नहीं दिया जाता है, और ईयर्स ऑफ डिविडेंड तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तो अब यहाँ पे नेट असेट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर यदि हम निकालते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, ये कितना हो जाएगा, 1,70,000 रुपये है, उसमें इनका रेशियो क्या हो रहा है, 1/4, ये 1 टोटल कितना रहेगा 4। तो इसको देख लो, 1,70,000 डिवाइडेड बाई 4, ये आ रहा है 42,500। देयरफॉर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितना हो जाएगी, 42,500 अपॉन कितना नंबर ऑफ शेयर था, 1,000। तो यहाँ कितना आ रहा है, 42.50। ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में देखो 56,000 था, क्योंकि प्रायोरिटी था, 56,000 पहले दे दिए तो वैल्यू 56 आई थी। यहाँ प्रायोरिटी है ही नहीं, यहाँ रेशियो में बांटेंगे, फिर प्रायोरिटी नहीं है तो 1,70,000 में से पहले प्रेफरेंस शेयर को नहीं देंगे, 1,70,000 को जितना उनका शेयर कैपिटल है उस रेशियो में बांटेंगे। करेक्ट है यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसके बाद नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालेंगे। इसी कंडीशन में नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये कैसा निकल रहा है, 1,70,000 इंटू 3/4, ये कैलकुलेट कर लो, ये आएगा 1,27,700। देन अगेन वैल्यू पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर,
तो ये कितना हो जाएगा, 1,27,500 डिवाइडेड बाय 3,000। 3,000 नंबर ऑफ शेयर है ना, ये 42.5, इसकी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है ना, प्रेफरेंस शेयर को पैसा कम गया ना, तो बचा वो पैसा किसको जा रहा है, इक्विटी शेयर को, तो इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ गई। लास्ट इसमें कितना आया था 38, अभी कितना आया 42.5। अब उसके बाद हम सी कंडीशन करेंगे। सी वाला कंडीशन बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के ऊपर प्रायोरिटी है, डिविडेंड के ऊपर प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी है, यहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं था तो प्रोपोर्शनेट, यहाँ पे प्रायोरिटी है लेकिन डिविडेंड का नहीं है, सिर्फ किसका है, कैपिटल का है। समझ में आया? अब यहाँ दो, मतलब डिविडेंड देना ही नहीं है, तो ये सी कंडीशन बोल रहा है प्रायोरिटी एज टू पेमेंट ऑफ कैपिटल बट नॉट अरियर्स ऑफ डिविडेंड। अरियर्स ऑफ डिविडेंड नहीं देना है, सिर्फ कैपिटल की प्रायोरिटी है। समझ में आया? तो इसका तो प्रायोरिटी नहीं, मतलब देना ही नहीं है, यहाँ ये लिखो ही मत, कैपिटल ओनली, मतलब डिविडेंड का है ही नहीं। तो यहाँ पे नेट असेट अवेलेबल ये कितना है, 1,70,000। तो अब कैपिटल का प्रायोरिटी है तो सबसे पहले तो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर देना पड़ेगा, उनको पहले पूरा पैसा चला जाएगा 50,000। तो अब नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये कितना बचेगा, 1,20,000। तो यहाँ पे फिर निकालेंगे वैल्यू ऑफ प्रिफरेंस शेयर, तो प्रिफरेंस शेयर को कितना जा रहा है, 50,000, डिविडेंड जाएगा ही नहीं, और वैल्यू कितना है, 1,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 रुपया। वैसे ही वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के लिए कितना नेट एसेट बचा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3,000 है, ये 40 रुपये आएगा क्या, यस, ये आएगा ₹40। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ डिविडेंड देना ही नहीं है, वो 6,000 रुपये माइनस ही नहीं करना, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का प्रायोरिटी है, डिविडेंड देना ही नहीं है ना। ध्यान से हर केस को स्टडी करना है, धीरे धीरे दोबारा लेक्चर देखो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है प्रायोरिटी एज टू पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ डिविडेंड ओनली, हम सिर्फ अरियर्स ऑफ डिविडेंड का ही प्रायोरिटी है उसको, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रायोरिटी नहीं है। समझे क्या? तो डी वाला यदि हम लिखते हैं तो प्रायोरिटी एज टू पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ डिविडेंड ओनली। देखो, यदि प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल की प्रायोरिटी ओनली लिखा है तो आप ये अज्यूम मत करो कि डिविडेंड भी देना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की सिर्फ प्रायोरिटी लिखा है ना, मतलब अरियर्स ऑफ डिविडेंड देना ही नहीं है। और यदि अरियर्स ऑफ डिविडेंड की प्रायोरिटी सिर्फ लिखा है, मतलब अरियर्स ऑफ डिविडेंड पहले दे दो, फिर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो नेट एसेट फिर बचेगा उसको फिर रेशियो में बांटो। ऐसा नहीं अज्यूम करना कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले को देंगे ही नहीं, फिर सिर्फ डिविडेंड ही देना है, जैसे ये केस में। तो यहाँ नेट एसेट अवेलेबल देखो कितना है, नेट एसेट्स अवेलेबल कितना था, 1,70,000, ये तो चेंज नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे अरियर्स ऑफ डिविडेंड की प्रायोरिटी है तो वो माइनस कर दो, जिसकी प्रायोरिटी है वो तो पहले ही माइनस हो जाएगा। कितना था, 6,000 रुपये था, हमने कैलकुलेट किए थे, तो ये कितना आ जाएगा, देखो तुमको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कहाँ कैलकुलेट किए थे। ये देखो, ये 6,000 रुपये कैलकुलेट किए, तो ये हो गया 1,64,000। ठीक है, अब ये 1,64,000 में से
कुछ पैसा प्रेफरेंस शेयर को जाना चाहिए, कुछ पैसा इक्विटी शेयर को जाना चाहिए, क्योंकि कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी नहीं है। तो यहाँ पे अगेन रेशियो क्या यूज करेंगे, रेशियो कैपिटल का ही, जो 1:3 हमने निकाला था वही रेशियो यूज करना है प्रेफरेंस शेयर के लिए। मतलब PS प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल का जो रेशियो है वो यूज करना है। तो इसमें आ जाएगा नेट असेट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पूरा लिखना है तुम लोगों को, वो रहेगा 1,64,000 तो टोटल है, और प्रेफरेंस का रेशियो कितना है, 1/4 का रेशियो है। देखो रेशियो कैसा लिखते हैं, 1 टोटल 3 + 1 4, 1,64,000 डिवाइडेड बाई 4, इसका वैल्यू आ गई 41,000। तो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना निकलेगा, पूरा लिखना है तुमको पेपर में, ऐसा शॉर्टकट नहीं लिखना। 1,000 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर हर बार बदलेगा नहीं। वैसे ही नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये कितना हो जाएगा, 1,64,000 को 3/4 करना पड़ेगा, ये आएगा 1,23,000। तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोला जाता है। 1,23,000 डिवाइडेड बाय 3,000, 1,23,000 डिवाइडेड बाय दिस, ये भी 41 आ रहा है, कितनी अच्छी बात हो गई, दोनों ही 41 आ रहा है, दोनों की वैल्यू 41 रुपीज आ रहा है। फिर से कर लेता है यार, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, नहीं सेम आ रहा है। तो ये ऐसा 4 सिनेरियो में 4 तरीके की वैल्यू निकली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आप चारों सिनेरियो, जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ ना, तो आप उसको पॉज करो, अच्छे से क्वेश्चन रीड करो, और फिर उसके बाद जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे रिलेट करो, क्योंकि समय देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को उस हिसाब से। और फिर बचे हुए जो क्वेश्चन है इस ग्राउंड पे वो मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो अभी हमने 2 तरीके के क्वेश्चन कर लिए, एक जो नॉर्मल प्रायोरिटी वगैरह उसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं था, और एक ये जो 4 कंडीशन दिए रहेंगे उस तरीके के क्वेश्चन। और अभी हम जो है ना 1-2 और इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमें ना नेक्स्ट मेथड अब करना है, जो कि इनकम अप्रोच के हिसाब से डिविडेंड यील्ड मेथड या अर्निंग कैपेसिटी मेथड बोलते हैं उसको, वो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर लास्ट में ये जो नेक्स्ट मेथड वाला यूज करेंगे प्लस इंट्रिंसिक मेथड, दोनों का एवरेज निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू मेथड, जिसका इस्तेमाल करना होता है। दैट इज द थर्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो आपको यदि पहला दूसरा मेथड आ गया तो थर्ड वाला बहुत ईजी है, क्योंकि पहला दूसरा ही इस्तेमाल करना है, उसमें ही थर्ड में यूज होगा। मतलब पहले मेथड इंट्रिंसिक वैल्यू से एक वैल्यू आ गई, डिविडेंड यील्ड मेथड से एक वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, वही हो जाता है फेयर वैल्यू मेथड। तो एक्चुअली फेयर वैल्यू मेथड कोई अलग से मेथड नहीं है, आपको पहला 2 मेथड यदि आ गया तो तीसरा मेथड ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फर्स्ट 2 मेथड ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में तीसरा मेथड से क्वेश्चन आएगा 16 मार्क के लिए, इंपॉर्टेंट मतलब समझने वाइज पहला दूसरा मेथड आप समझ गए, तो तीसरा मेथड में ऐसा कुछ अलग से नहीं है, फर्स्ट 2 मेथड का ही इस्तेमाल होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये लेक्चर में इतना ही, हम अगले लेक्चर में और इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम, और उसके बाद हम नया मेथड चालू करेंगे।